हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रॉयल घर जमाई एपिसोड 491 भी आ गया है। जाओ आप लोग देखो और एंजॉय करो और बताओ कि मुझे आगे वीडियो डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ रहा है अब पहले जैसा। आप लोग देखो और ज़रूर बताओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस गौतम के साथ नहीं हूँ। मैं खुद इससे परेशान हूँ। आप लोग अरेस्ट कर लीजिए इसे। गीता की आवाज कांप रही थी, जैसे गले में फंसा हुआ डर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में डर का ऐसा सैलाब था जो किसी भी पल बह सकता था। सामने खड़े सैनिक, जिनके हाथों में काले चमकदार हथियार थे, अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ और भी खतरनाक लग रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा ठंडापन था, मानो जैसे किसी की जान लेना उनके लिए बस एक ऑर्डर मिलने का इंतजार हो। बंदूकों की नाल गीता के सिर से बस इंच भर की दूरी पर थी। लोहे की ठंडी चमक उसके कानों के पास चमक रही थी। गीता के गले में पसीने की बूंदें उतर रही थी, जैसे हर एक बूंद उसके डर को बयान कर रही हो। कुछ ही कदम दूर अवनी, अनिल और रिया खड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। वो जानते थे कि वो कोई नॉर्मल पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि वो आर्मी के ट्रेन सोल्जर्स थे, और वो गोली चलाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते थे। तभी बहुत हिम्मत करते हुए अवनी बोली, मॉम। अवनी का कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी गौतम ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया, क्योंकि वो जानता था कि आर्मी के बीच में दखल देने से बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस सैनिकों के जूतों की हल्की चरमराहट और दूर से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई जानता था कि एक गलत हरकत और गलत शब्द इस पूरे माहौल को खून से रंग सकता था। गौतम ने धीरे से डॉक्टर अय्यर से कहा, डॉक्टर अय्यर प्लीज मम्मी जी को छोड़ दीजिए। गौतम की आवाज धीमी थी और उसमें एक ऐसा आदेश छुपा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। डॉक्टर अय्यर, जो अब तक ठंडेपन से इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, गन्स डाउन। एकदम से माहौल बदल गया। सैनिकों ने बिना कोई सवाल पूछे गीता के सिर से बंदूकें हटा ली। बंदूकों की नोक जैसे गीता की खोपड़ी से अलग हुई। उसने एक लंबी भारी सांस ली, मानो किसी ने उसके गले से फंदा खोल दिया हो। गीता के चेहरे पर डर से राहत की ओर जाता भावनाओं का तूफान साफ दिख रहा था। उसने तुरंत गौतम की तरफ देखा और उसके होठों पर एक कड़वी और सार्केस्टिक मुस्कान फैल गई। वो इतना समझ चुकी थी कि सबके सामने वो गौतम को हाथ तो नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने इमोशनल ब्लैकमेल करने का फैसला करते हुए कहा, अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था जब तुम्हारी वजह से मुझ पर कोई बंदूक तान सके। उसके शब्दों में दर्द भी था और ताना भी, जैसे हर अक्षर गौतम के सीने में एक नुकीले तीर की तरह चुभ रहा हो। तुमसे तो बेहतर दुश्मन निकलते हैं गौतम, कम से कम वो सामने से वार करते हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज कांप गई और उसकी आंखों में गुस्से की आग अब भी जल रही थी। गौतम चुपचाप उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे और बिना कोई सफाई दिए। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। चारों ओर खामोशी का ऐसा जाल फैला था जिसमें किसी की भी सांस फंस सकती थी। सैनिक अपनी जगह पर खड़े थे, सीना ताने, उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हुई, बिना एक भी पलक झपकाए। गीता, जो अभी कुछ सेकंड्स पहले तक अपने तानों की बौछार कर रही थी, अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन भीतर का गुस्सा अब भी जल रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे हर सांस के साथ वो खुद को और भी चुनौती देने पर तुली हो। लेकिन डॉक्टर अय्यर का चेहरा अब बदल रहा था। उनके माथे पर एक लकीर गहरी हो चुकी थी। ये वो लकीर थी जो उनके पेशेंस की सारी हदें पार कर रही थी। उनकी आंखें गीता को इस तरह घूर रही थी, मानो जैसे उसे उसकी असली औकात दिखाने का समय आ चुका था। वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गीता से बोले, मैडम, आप जानती भी हैं आप किस तरह और किससे बात कर रही हैं। डॉक्टर अय्यर की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें वो धार थी जो किसी भी घमंड को चीर सकती थी। गीता के होंठ हल्के से कांपे, आंखों में एक पल को अनजाना डर तैर गया, पर उसने उसे तुरंत छुपाने की कोशिश की। गौतम एक मेडिकल एक्सपर्ट है और इस वक्त देश की सबसे बड़ी उम्मीद। ये शब्द हवा में फैलते ही आसपास खड़े हर शख्स के चेहरे पर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी। अनिल का मुंह थोड़ा खुला रह गया, रिया की आंखें फैल गईं और अवनी ने एकदम से गौतम की तरफ देखा, मानो जैसे उसने पहली बार उसे देखा हो। गीता का गुस्सा कुछ पल के लिए थम गया। उसकी नजरें अब डॉक्टर अय्यर पर टिकी थीं, मानो वो किसी मजाक का इंतजार कर रही हो। लेकिन अय्यर की आंखों में मजाक की कोई झलक नहीं थी, सिर्फ गंभीरता और कड़वा सच था। डॉक्टर अय्यर सच पर से पर्दा उठाते हुए बोले, इस समय जैसलमेर में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की जान को खतरा है। और इस संकट की घड़ी में सिर्फ एक इंसान है जो इस हालात को बदल सकता है, और वो है गौतम। गीता की पलकों ने एक पल को हरकत करना छोड़ दिया। उसके दिमाग में ये खबर ऐसी गूंजी जैसे कोई पुराना किला अचानक गिर पड़ा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला असर अवनी पर हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। लेकिन गौतम भला उस पैंडेमिक से सबको कैसे बचा सकता है? उसे तो बस मेडिकल लाइन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। ये सवाल गौतम के सीने में किसी भारी पत्थर की तरह गिरा। उसके हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सच ये था कि अवनी अब तक उसकी असल जिंदगी के बारे में आधा सच ही जानती थी। उसके लिए गौतम बस एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं। गौतम ने अपनी नजरें थोड़ी देर के लिए अवनी की आंखों से चुराई, फिर धीरे से डॉक्टर अय्यर की तरफ देखा। डॉक्टर अय्यर ने वो इशारा समझ लिया। उन्होंने अपनी आवाज में एक खास वजन डालते हुए कहा, देखो, मैं गौतम और सिद्धा फार्मा के बीच का पूरा कनेक्शन तो नहीं जानता। रॉयल घर जमाई उर्फ रॉयल बारिश का एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाए, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। 2 नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है, बाकी जितने चैनल है लीव कर दो। ध्यान रखना, सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो 2 नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है, खाली रॉयल घर जमाई सर्च करते तो 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ साल पहले गौतम ने मेडिकल फील्ड में एक ऐसी खोज की थी जिससे उस समय किसी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन आज उसकी असली कीमत सबके सामने आ रही है। गौतम एक मेडिकल एक्सपर्ट है और उसकी सालों पुरानी रिसर्च हमें इस पैंडेमिक से बचाने की चाबी बन सकती है।
सोल्जर्स के चेहरों पर भी अब गौतम को देखते समय एक अलग सी इज्जत झलक रही थी। ये वही लोग थे जिनके लिए आम इंसान बस एक भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अब उनकी नजरों में गौतम किसी नेशनल एसेट से कम नहीं था। वहीं अनिल, अवनी और रिया के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। डर और हैरानी की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी, लेकिन गीता वो अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। है, ऐसा कुछ नहीं है। गौतम ने जो भी किया होगा वो सिर्फ एक तुक्का होगा। असल में ये सिर्फ एक निकम्मा इंसान है। उसके शब्दों में एक चिढ़ अब भी जिंदा थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं थी। गौतम ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, मानो उसके लिए उसकी राय अब मायने ही नहीं रखती थी। तभी डॉक्टर अय्यर ने एक गहरी सांस लेते हुए वो कहा जिसने लिविंग एरिया की हवा को और भी भारी बना दिया। मैडम, आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है? गौतम को सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है। गीता की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरत का साफ निशान उभर आया, लेकिन अय्यर की आवाज अब भी ठंडी और स्थिर थी। हम सब इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ आए हैं और यहाँ जो सैनिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खड़े हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है। सोल्जर्स के जूतों की हल्की आवाज, उनके चमकते हथियार और उनके सख्त चेहरे गीता के गले में फंसी सांस को और भी भारी कर रहे थे। डॉक्टर अय्यर ने आगे कहा, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि हम मिस्टर गौतम को सुरक्षित अपने साथ ले जाएं, जिससे उनकी उस खोज का इस्तेमाल इस पैंडेमिक को रोकने के लिए किया जा सके। और साथ ही ये ऑर्डर भी है कि अगर किसी ने मिस्टर गौतम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ये सुनते ही गीता का चेहरा के कदम डगमगाते हुए अपने आप पीछे हट गए। उसके होठों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दबकर रह गई। इतना कहते हुए डॉक्टर अय्यर ने गौतम को इशारा किया और वो दोनों डॉक्टर अय्यर के साथ आई टीम के साथ विला से बाहर जाने लगे। डॉक्टर अय्यर के साथ कदम बढ़ाते हुए गौतम की चाल में एक ठहराव था। हर कदम के साथ जिम्मेदारी का बोझ मानो उसके कंधों पर और भारी महसूस हो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, थोड़ी कांपती हुई लेकिन दिल में गूंजती हुई। गौतम। गौतम के कदम वहीं थम गए। उसने धीरे से पलट कर देखा। उसकी नजर सीधी अवनी की आंखों से मिली और वहीं ठहर गई। उन आंखों में एक बेचैनी थी, एक गहरी चिंता जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। उसके दिल ने उसी पल पहचान लिया कि वो चिंता किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए थी। वो डॉक्टर अय्यर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, डॉक्टर अय्यर, मुझे बस 2 मिनट का समय दे। डॉक्टर अय्यर ने गौतम की तरफ गंभीरता से देखा, फिर हल्के से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, पर जल्दी आना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। गौतम ने अवनी के पास पहुंचकर उसका हाथ थामा और दोनों बिना कुछ कहे उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा बंद हुआ और कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें रह गईं। गौतम अवनी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? सवाल सुनते ही अवनी का चेहरा कांप उठा। वो बिना कुछ कहे सीधा गौतम से लिपट गई, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। तुम मत जाओ गौतम। क्यों अवनी? अवनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाहर पैंडेमिक फैला है और ऐसे में तुम्हें भी उस वायरस से खतरा हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गौतम ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा अवनी। लेकिन अवनी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे छोड़ना उसके लिए नामुमकिन हो। नहीं गौतम, पहले ही हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ चुकी हैं और अब जब हम अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गौतम ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा अवनी। लेकिन अवनी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे छोड़ना उसके लिए नामुमकिन हो। नहीं गौतम, पहले ही हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ चुकी हैं और अब जब हम अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। गौतम उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो जानता था सच कुछ और भी था। उसके भीतर वो ताकत थी, वो शक्ति जिससे कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी उसे छू भी नहीं सकती थी। लेकिन वो राज वो अवनी को नहीं बता सकता था। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थामा और उसके नाजुक गालों को सहलाते हुए बोला, अवनी, कोई भी हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे काम करना होगा। क्यों गौतम? क्योंकि मुझे इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिला है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। अवनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने फिर से उसका सीना पकड़ लिया और अपना चेहरा वहीं छुपा लिया। उसकी उंगलियां बार बार गौतम के हाथ को पकड़कर कस रही थी, जैसे वो उसकी धड़कनों को महसूस करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। गौतम ने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी। उसकी हर हरकत रॉयल घर जमाई उर्फ रॉयल बारिश का एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाए, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। 2 नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। बाकी जितने चैनल है लीव कर दो। ध्यान रखना, सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो 2 नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है। खाली रॉयल घर जमाई सर्च करते तो 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। वादा था वापस आने का, सही सलामत लौटने का, अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का। कुछ पलों तक बस उनकी सांसें और दिल की धड़कनें कमरे में गूंजती रहीं। अवनी का माथा अब भी उसके सीने से लगा था। तभी गौतम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अवनी सुनो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। उसने उसके माथे पर एक गहरा लंबा किस किया, मानो जैसे उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देना चाहता हो। फिर धीरे से उसके हाथों को पकड़ा, उन्हें अपने होठों से छुआ और पीछे हट गया। अवनी वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तभी दरवाजा खुला और गौतम बाहर चला गया। उसकी चाल में मजबूती थी, लेकिन आंखों में अवनी की तस्वीर अब भी कैद थी। गौतम डॉक्टर अय्यर के साथ विला के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम शांत थे, लेकिन उनके पीछे छुपी गंभीरता और जिम्मेदारी हवा में महसूस की जा सकती थी।
वहीं विला की ऊपरी मंजिल की बालकनी में अवनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे और वो गौतम को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी, इस डर के साथ कि पता नहीं गौतम उसके पास वापस कभी लौटेगा भी या नहीं। वहीं ग्राउंड फ्लोर में खिड़की के पास गीता खड़ी थी। उसकी आंखों में भी वही डर था, लेकिन वो डर गौतम की चिंता की वजह से नहीं था, बल्कि उसका पूरा फोकस उस विला पर था। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर गौतम को पैंडेमिक की वजह से कुछ हो गया तो गौतम के रिश्तेदार आसानी से विला को वापस ले सकते थे और गीता का सपना उस आलीशान विला पर कब्जा जमाने का हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। जैसे ही गौतम डॉक्टर अय्यर और उनके कारवां के साथ उसकी आंखों से ओझल हुआ, गीता धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी और चेहरा तनाव और डर से भरा हुआ था। कमरे में आते ही उसकी नजर अनिल पर पड़ी। अनिल के चेहरे पर गर्व की झलक थी। उसकी आंखों में खुशी थी कि उसकी बेटी अवनी को सही और ऐसा जीवन साथी मिला था जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी, इतनी कि देश की सरकार के लिए वो एक नेशनल एसेट बन गया था। वो खुश होते हुए गीता से बोला, गीता, मैं सच में खुश हूं कि अवनी को गौतम जैसा अच्छा पति मिला है। तुमने सुना ना, वो बड़े बड़े सरकारी लोग उसके बारे में कितना कुछ कह रहे थे। गीता से गौतम की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई और वो तमक कर बोली, तुम ज्यादा उसकी तारीफ मत करो। वो हमेशा से एक निकम्मा था और निकम्मा ही रहेगा। उसकी वजह से इस विला को हथियाने का मौका भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से मेरी बीमारी का नाटक भी बिना बात के बर्बाद हो गया। अनिल की आंखों में हैरानी छलक गई। वो अपनी जगह से उठकर गीता के पास आया और उसे हैरानी से देखते हुए भौचक्का होकर बोला, गीता, ये तुम क्या कह रही हो? मतलब तुमने अपनी बीमारी का नाटक किया था? गीता का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपने कांपते हुए हाथ अपने सीने पर रख लिए। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपनी जल्दबाजी में नकली बीमारी का सच अनिल के सामने कब कबूल कर लिया था। क्या गीता का सच जानने के बाद अनिल अवनी को उसके बारे में बताएगा? क्या गौतम अवनी इसी का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर और इसको और आगे आप लोग बढ़ाइए।